हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ने चैप्टर मैट्रिक्स 100% कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अभी भी मैट्रिक्स के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट में इस भी आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें डिटर्मिनेंट को समझना होगा। अब ऐसा भी ना हो कि आप केवल डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन कर पाएं पर यह ना मालूम हो कि डिटर्मिनेंट है क्या। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और बहुत कठिन डेफिनेशन नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है ये। जैसा मैंने आपको यहां लिख रखा है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। एक्चुअली डिटर्मिनेंट एक नंबर ही होता है, बट ये जो नंबर हमें मिलता है, यह नंबर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मिलता है। तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू ए यूनिक एक्सप्रेशन और नंबर। यहां एक्चुअली एक्सप्रेशन इटसेल्फ एक नंबर ही होता है, और ये नंबर जो होता है रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस एक्सप्रेशन को या नंबर को ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट कोई अलग से कोई चीज नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई एक वैल्यू होती है। अब मैं स्क्वायर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये बात तय है कि डिटर्मिनेंट में जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम भी होंगे। मान लीजिए कि आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक, Aij n/n का ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम या तो डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं, या कैपिटल ए के आगे DET लिख देते हैं, या वर्टिकल लाइंस के बीच में शो किया जाता है। ट्रेडिशनली डिटर्मिनेंट के लिए हम वर्टिकल लाइन का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक दूसरे फॉर्म में डिफाइन भी कर सकते हैं, एज ए फंक्शन। अब डिटर्मिनेंट एज ए फंक्शन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो हम इसमें ये कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वह डोमेन सेट ऑफ स्क्वायर मैट्राइसेस है। ये जो कैपिटल M है इसमें केवल स्क्वायर मैट्राइसेस रखी जाएंगी। मान लीजिए कैपिटल A जो है कैपिटल M का कोई एलिमेंट है, मतलब कैपिटल A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिस वैल्यू से जाकर एसोसिएट हो रहा है वह वैल्यू ही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगी, जिसको हम वर्टिकल लाइन में शो कर रहे हैं। यही बातें हमने यहां लिख रखी हैं। तो एज ए फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को हम। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्राइसेस का कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो यहां पर अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका की ऑर्डर कितना है, 2x2 है। इफ वी से A is 2x2 मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, राइट है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज DET, फर्स्ट 3 लेटर्स वी यूज, डिटर्मिनेंट ऑफ A, और राइट डाउन वर्टिकल लाइंस, देन दिस इज इक्वल टू, between vertical lines we write all the elements as it is of matrix, that is A11, A12, A21 and A22। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो एक नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू निकालना वेरी सिंपल है, राइट। एग्जैक्ट रूल क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सिंपली इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। A11 का A22 से करोगे
और 821 का A12 से करोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ये जो वैल्यू आ रही है ये इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होगी। राइट है, बहुत आसानी से निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 2, 3 और 4, 1, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 का 1 से, देन माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 3 से होगा। सो इट्स राइट आंसर विल बी 2 माइनस 12, दैट इज -10। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट की क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट है, बहुत ही आसान है। लेट अस सी वन प्रॉब्लम ऑन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। यहां पर आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, और जैसा कि आप देख रहे हो इस डिटरमिनेंट में जो नंबर आ रहे हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि ये जो आयोटा लिखा हुआ है, राइट, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। यहां गिवन नहीं है बट अंडरस्टूड है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई किससे होगा? a माइनस आयोटा b से, माइनस c प्लस आयोटा d का मल्टीप्लाई किससे होगा? माइनस c प्लस आयोटा d से होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां आइडेंटिटी लगा देंगे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, आखिरी वाले में से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, तो ये बीच में आ गया प्लस। तो आपके पास क्या बनेगा? c प्लस आयोटा d एंड c माइनस आयोटा d बन जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, यहां पर फिर आइडेंटिटी लगा दो, तो c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, राइट, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो इस तरह से हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां देख रहे हो जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही डिटरमिनेंट हैं। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट है x प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, और राइट हैंड साइड आपको गिवन है 4 माइनस 1 1 3। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोगे, तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, माइनस x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से, इक्वल टू 4 3 जा 12, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज -1। बस आप इसको सॉल्व करते जाइए। इसका इंटू करेंगे दोनों का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 माइनस इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ओके, माइनस x और प्लस 3 इक्वल टू 13। 12 प्लस 1 13। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2x और x क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2,
और ये -3 और -x, माइनस के 4x और ये बाहर माइनस लगा है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +4x और -3 इक्वल टू कितना 13। सो व्हाट वी गेट 3 + 4 दैट इज 7x और 2 - 3 -1 वहां जाके ऐड हो गया तो 14। देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये 2/2 के बहुत आसान होते हैं, सारे बनेंगे आपसे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। तो नो डाउट हम इसका एक्सपांशन करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना sin 10 डिग्री इंटू में क्या आएगा cos 80 डिग्री, बीच में आता है माइनस, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो वो जो माइनस आएगा बेटा वो इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना sin 80 इंटू cos 10 डिग्री। और अब यहां पे आपको फार्मूला पहचानना होगा। अगर फार्मूला पहचान लोगे तो आप कर लोगे sin A cos B प्लस cos A sin B। बहुत सिंपल फार्मूला है, बस यही तो याद था हम लोगों को। sin A प्लस B का फार्मूला बन गया, और sin A प्लस B से ये बन जाएगा बच्चों sin 90। और आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में sin 90 कितना होता है 1 के इक्वल होता है, राइट है। ओके, अब हमें बात करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की। और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कोफैक्टर और माइनर, दो नई टर्म है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट की जब बात की जाएगी तो उस एलिमेंट से रिलेटेड हम दो टर्म यूज कर रहे हैं, कोफैक्टर और माइनर, ठीक है। अगली टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइनर। आप अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमने क्या कहा है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is the determinant of submatrix obtained by leaving or eliminating or deleting ith row and jth column, and it is denoted by कैपिटल Mij। अब हम इस डेफिनेशन पे जाए। ये डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपसे क्या पूछेगा माइनर। अब आप इस डेफिनेशन को भी समझिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक। हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं इनमें, 3 - 1 2 7 5 8 10 9 और 1। ये हमने कुछ वैल्यू दे दी। ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। और अगर आपसे बोला जाए या पूछा जा रहा है कि माइनर ऑफ 2 कितना होगा, तो जिस 2 की ये बात कर रहा है वो इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, राइट। और कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। आपको याद होगा इस 2 को हम किससे डिनोट करते हैं, A13 से डिनोट करते हैं। 2 का माइनर पूछ रहे हैं, मतलब आपसे A13 का माइनर पूछ रहे हैं। अब A13 का माइनर हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M13 से डिनोट करेंगे। दैट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब ये माइनर क्या होता है, तो हमने ऊपर जो डेफिनेशन दी है वो भी क्लियर हो जाएगी। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा देना है। तो जब किसी मैट्रिक्स में एक रो और कॉलम हम हटा देते हैं तो उसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है। जैसे अभी मैं इस फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को अगर हटा देता हूं, ऐसा समझिए कि मैंने ये भी हटा दिया है और ये भी हटा दिया है, तो ये 2/2 का बन गया, ठीक। अब ये जो 2/2 का बना है ये A का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है
वह माइनर कहलाएगा। राइट है, 7 5 और 10 9। और 2/2 का डिटरमिनेंट आपने सॉल्व करना सीखा है, तो कैसे करेंगे? 7 into 9 minus 10 into 5, that is 63 minus 50, so its value is 13। अब शायद डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यहां पे वो कौन है? A13 है। ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो यहां स्क्वायर मैट्रिक्स ये ए हो गई। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। अब ये जो है ये डिटर्मिनेंट बनाया है, और ये डिटर्मिनेंट किसका लिया गया है? एक सब मैट्रिक्स का लिया गया है। और वह सब मैट्रिक्स कैसे मिली आपको? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाने पर। तो दैट सब मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम, एंड दिस माइनर इज डिनोटेड बाय Mij। Aij का माइनर कैपिटल Mij से डिनोट करते हैं। ये जनरल नोटेशंस हैं। तो अब जैसे और एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहां पर। अब मान लीजिए कि मुझे 7 का माइनर बताना है। ओके, तो माइनर ऑफ 7 हम कैसे निकालते हैं? ठीक, तो माइनर ऑफ 7, तो 7 कौन सी रो में आ रहा है? सेकेंड रो में आ रहा है। कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। मतलब यदि मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो ये जो मेरा एलिमेंट है, इसको जनरल नोटेशन में हम क्या लिखते हैं? 821 लिखते हैं। तो इस 7 का मुझे माइनर बताना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? M21 लिखूंगा। ओके, और M21 कैसे मिलेगा? माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट। तो यहां एलिमेंट, तो हम यहां पे क्या करेंगे? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। अब सेकेंड रो को हटा दें, फर्स्ट कॉलम को भी हटा दें। मतलब मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं, तो मैंने ये कॉलम हटा दिया है और इस रो को भी हटा दिया है। तो जो बाकी बच रहा है उसको देखिए क्या है? -1 2 9 1। तो यहां पर -1 2 9 1 जो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? -1 into 1 -1 और 9 2 जा 18। दिस इज -19। तो इस तरह से हम इसमें किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब माइनर के बाद हमारी एक टर्म आती है कोफैक्टर। ठीक है, ये कोफैक्टर कुछ नहीं है, सिंपली ये माइनर से ही फाइंड किया जाता है, और इसको हम कैपिटल C या कैपिटल A से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका फार्मूला है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। अब किसी भी एलिमेंट Aij का जो कोफैक्टर है, हम या तो Cij से डिनोट करेंगे बच्चों, या कैपिटल Aij से डिनोट करेंगे। दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज हो, आप उसे कोफैक्टर पढ़ेंगे, कोफैक्टर ऑफ Aij। और ये जो कोफैक्टर होता है, इसका फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? याद रखना है, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। और Mij क्या है? माइनर है। Mij जो है माइनर है, किसका? Aij का। तो अगर हम देखें तो केवल यहां पर कोफैक्टर और माइनर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन है? तो जो कोफैक्टर होता है वो माइनर का स्केलर मल्टीपल होता है। अब क्या स्केलर मल्टीपल होता है? तो इसमें -1 की पावर i प्लस जे आ रहा है। अब i प्लस जे जो है हमारा, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, तो मैं ये पाता हूं कि अगर i प्लस जे मेरा इवन आ जाता है, एक कोई इवन नंबर है, 2 4 6 है, तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब ये Mij के इक्वल ही हो गया। कब? जब हमारा i प्लस जे कैसा है? इवन है। लेकिन अगर i प्लस जे मेरा ऑड है, तो ये जो -1 की पावर ऑड नंबर आएगा,
इसके कारण एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट है। तो ये MIJ के ही इक्वल हो गया, लेकिन कब हो गया, जब A प्लस IJ आपका कैसा है, ऑड है। तो हमने क्या देखा, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला है कि कोफैक्टर या तो माइनर होगा या तो उसका अपोजिट साइन होगा। कोफैक्टर और माइनर एग्जैक्टली सेम कब होते हैं, जब I प्लस J इवन होता है। और साइन में डिफरेंस कब आता है, अपोजिट साइन का कब होता है, जब I प्लस J ऑड होता है। अब बच्चों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, कभी पूछा गया था। एक 4x4 का मैट्रिक्स बना था और उन्होंने किसी एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर का क्या पूछ लिया था, रेशियो पूछ लिया था कि कोफैक्टर और माइनर का रेशियो क्या है। तो अगर ये रिजल्ट किसी को याद होता तो वो ये बात 100% जानता है कि ये जो कोफैक्टर और माइनर का रेशियो है ये या तो 1 होगा या तो -1 होगा। 1 कब होगा, जब I प्लस J उसका इवन होगा। -1 कब होगा, जब I प्लस J ऑड होगा। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने वाली थी कि जो माइनर है वो नॉन जीरो हो, है ना। माइनर अगर जीरो होगा तो भैया ये फिर रेशियो जो है एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म को शो करेगा। लिमिट में आपने पढ़ा था 0/0। तो ये जो रेशियो है ये डिफाइंड होता है यदि माइनर नॉन जीरो है, और जनरली जब रेशियो पूछा जाता है तो वहां माइनर नॉन जीरो ही होता है, निकालने की जरूरत नहीं होती है, और आपका आंसर 1 या -1 होता है। और वो हम रो और कॉलम से देख लेते हैं। रो नंबर प्लस कॉलम नंबर अगर इवन है तो +1 आएगा, और रो नंबर प्लस कॉलम नंबर ऑड है तो -1 आएगा। चलिए अब हम कुछ कोफैक्टर की बात करें, है ना, कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ये माइनर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है बच्चों तो इस वीडियो को रिवाइंड करके माइनर एक बार और आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कोफैक्टर की बात करेंगे। सपोज कीजिए कि अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो मतलब कोफैक्टर्स ऑफ R1। तो R1 में हम यहां देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो R1 के कोफैक्टर निकालना है, मतलब 5, 3 और 2 के कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कोफैक्टर ऑफ 5। 5 का कोफैक्टर क्या बनेगा, तो 5 का कोफैक्टर हम जानते हैं कोफैक्टर के नोटेशंस, हम यहां पे यूज कर रहे हैं C11। ठीक है, C11। और कोफैक्टर का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, कोफैक्टर का फार्मूला होता है Cij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J Mij। इनिशियली आप इसको ध्यान रखेंगे, हालांकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट बता दोगे। जैसे कि यहां देख रहे हो 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। 2 आ गया तो यहां साइन का आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, बट अभी हम फार्मूले को फॉलो करेंगे। C11 को हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और M11। ठीक, अब M11 क्या होता है तो हम देख चुके हैं अभी 2 मिनट पहले। M11 मतलब होता है माइनर, और -1 की पावर 2 इज पॉजिटिव। और माइनर कैसे निकालते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, M11 की। तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दें। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दोगे तो आएगा 4, 6, 7, 9। तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगा 4, 6, 7, 9, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे कैलकुलेट कर लो। 4 9 जा 36 माइनस 7 6 जा 42। सो द राइट आंसर इज -6। तो इस तरह से कोफैक्टर ऑफ 5 कितना आ गया, -6 आ गया। अगला ले रहे हैं हम दूसरा एलिमेंट, क्या लेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3 की बात होगी। अब 3 का कोफैक्टर किससे डिनोट करोगे, जनरल नोटेशन C12। फर्स्ट रो
second column C12, that is minus 1 to the power 1 plus 2 and M12. अब यहां पर -1 की पावर आ गई है 3, दैट्स वाई साइन विल बी नेगेटिव. -1 की पावर 3 दैट इज -1. और M12 इज द माइनर. और M12 निकालने के लिए, माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे. फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बना हमारे पास 1 6 8 9, राइट है. माइनस साइन एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 48, सही है. और 9 माइनस 48 माइनस का 49, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो इट्स आंसर इज प्लस 49. इसी तरह अब हम कोफैक्टर ऑफ 2 निकालेंगे, राइट है. अब 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, पोजीशन देखोगे और इसका स्टैंडर्ड नोटेशन लेंगे C13. अब C13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 और M13. 1 प्लस 3 हो गया 4, और पावर 4 की है तो ये प्लस में आएगा, तो ये एज इट इज रहेगा. और आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे तो 1487 ये हमारी वैल्यू हो गई. ओके. और 1487 विल बी 7 माइनस 32, और 7 माइनस 32 विल बी माइनस का 25. तो इस तरह से हम दी गई मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं. चलिए एक कोफैक्टर और देखते हैं इसमें से. चलिए हम 7 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं अब, ठीक है. तो हम पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द कोफैक्टर ऑफ 7. ठीक. तो सबसे पहले तो 7 का कोफैक्टर सोचो काय से डिनोट करोगे, उसका नोटेशन क्या होगा. तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम है. थर्ड रो और सेकंड कॉलम है, इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, C32 से डिनोट करेंगे. और फार्मूले से हमें मालूम है 3 + 2 5 आ रहा है, तो आगे नेगेटिव साइन आएगा, राइट है. बट वी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल -1 to the power 3 + 2 एंड M32. तो यहां पे ये नेगेटिव साइन आ गया. M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देना है. क्या बचा, 5 2 1 6. इसको यहां आपको लिख लेना है. तो ये हो गया 5 2 1 6. और अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट सबको आता है, माइनस साइन एज इट इज रहेगा. 5 × 6 30 -2, और 30 - 2 28. ये नेगेटिव साइन एज इट इज, सो राइट आंसर इज -28. तो इस तरह से हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं. और आप एक काम किया करें भाई, अपने नोट्स भी बनाते जाया करें, ठीक है. वीडियो को बार बार पॉज करके आप अपने नोट्स बनाएं. और आपको जैसे लगता है कि कोफैक्टर ऑफ 7 आप निकालना चाहते थे तो तुरंत आप वीडियो को पॉज कर दिया करें. पहले आप निकालो, फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखो आपका आंसर वही आया जो मैंने निकाला है या नहीं आया, ठीक है. तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड करके अपने नोट्स प्रिपेयर करें. और बहुत सिंपल टॉपिक है, सारे टॉपिक इजी लगेंगे आपको. इसी तरह करते चलना है, ठीक है. अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर यदि 3 है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. ओके. अब हम देखेंगे कि जो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, 3/3 का मैट्रिक्स होता है, इसका डिटर्मिनेंट बेटा हम कैसे निकालते हैं. अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब इसका अब हम एक्सपांशन कैसे करेंगे. 2/2 का तो बहुत ही आसान था, बट अब आप एक्चुअल जो इसका डेफिनेशन है उसको समझेंगे. अब जैसे मैं यहां पर इसका एक्सपांशन कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है बेटा.
या तो मैं इसका एक्सपांशन रो के रिस्पेक्ट में करता हूं या मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में करता हूं। अब वो एक्सपांशन कैसे होता है वो आप समझिएगा। जैसे अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 मतलब फर्स्ट रो। अब यदि मैं इसका एक्सपांशन R1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये एक्सपांशन क्या होता है समझिएगा। पहले मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं A11 इंटू C11। तो C11 का मतलब आपको क्लियर है, C11 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस अगला एलिमेंट क्या है A12, तो ये हो जाएगा A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, राइट। बस इसको हमें फाइंड कर लेना है। तो क्या हुआ, एक्सपांशन क्या हुआ या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हुई। तो एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट किसका, एलिमेंट का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ। तो डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स with respect to any row or column is the sum of products of the elements with the corresponding cofactors, है ना। अब यही चीज अगर मैं आपको कहूं कि नहीं मुझे तो R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन चाहिए भैया, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं सेकेंड रो बात करता हूं, अब विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो अगर हम करेंगे तो ये जो डिटरमिनेंट है ये क्या होगा। तो अब हम सेकंड रो बोल रहे हैं तो एलिमेंट हम सेकंड रो के लेंगे, ठीक है। अब सेकंड रो के एलिमेंट लें तो क्या आएगा, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। हमने R2 के सारे एलिमेंट ले लिए और उनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और उनका का क्या ले लिया, सम ले लिया। बहुत आसान एक्सपांशन है। अच्छा, अगर हमें कॉलम के रिस्पेक्ट में करना हो तो जैसे मैं यहां पे करके बता रहा हूं, मान लीजिए कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम देख रहा हूं। अब फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका एक्सपांशन लूंगा तो जिस तरह हम रो ले रहे थे बेटा, जिस तरह आपने क्या लिए थे, रो के एलिमेंट लिए थे, वैसे ही अब हम कॉलम के एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहला कॉलम लेंगे और इन एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, कोफैक्टर लेंगे। तो A11 इंटू में क्या लेंगे, C11 प्लस A21 इंटू में क्या लेंगे, C21, और कॉलम का आखिरी एलिमेंट क्या है, A31, तो इनटू में क्या आएगा, C31। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दिया। अगर मुझे सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करना हो तो A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32। तो इस तरह से हम किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपांशन कर सकते हैं, वैल्यू सेम आती है। अब मजे की बात समझिए, हम अगर कोफैक्टर को माइनर में बदल दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 इंटू M11, राइट। ये कैसे हो गया, तो C11 बराबर M11, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो गया। और जब सम इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होता है। साइन कब चेंज होता है, जब इन दोनों का सम I और J का सम ऑड होता है, तो यहां साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 2 का सम 3 ऑड नंबर आ गया, 1 और 2 3 ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो ये जो नेगेटिव आएगा इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। सो वी राइट माइनस A12 M12, और लास्ट वाले में कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस A13 और M13। इस तरह से हम कोफैक्टर को माइनर में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको बदल के देखते हैं क्या होगा।
C21 को जब मैं M21 में बदलूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। M21 और क्या है हमारा A21 है ना, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। ये A22 और M22, इसमें साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 + 3 5 होता है, तो ये जाएगा माइनस A23 और M23। आप अगर नोटिस करें तो साइन अल्टरनेट आ रहे हैं, देखो प्लस माइनस प्लस, और सेकंड रो में क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है, हम पहले कॉलम को देखें, अगर मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं और अब मैं इसको अगर माइनर में बदलूंगा तो क्या साइन चेंज होंगे, तो A11 M11, राइट, ये एज इट इज आएगा। बट यहां पे 2 और 1 3 हो गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा माइनस A21 M21, और इसमें फिर साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा, प्लस A31 और M31। तो यहां पे भी आप साइन देखो, पहला अगर पॉजिटिव आया है तो अगला नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो साइन जो हो रहे हैं वो मेरे अल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि मैं साइन सिस्टम याद रखना चाहता हूं, तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं साइन सिस्टम याद रखने का। जनरली हमें 3/3 का ही डिटरमिनेंट फेस करना है, तो साइन सिस्टम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से साइन चेंज होते हैं। अब इसमें क्या याद रख सकते हैं और आसान तरीके से, कि हमारे जो डायगोनल में आ रहे हैं, ये मेन डायगोनल में जितने आ रहे हैं या ऑफ डायगोनल में जितने आ रहे हैं, इनका साइन प्लस में रखेंगे, राइट, और जो नॉन डायगोनल है वे नेगेटिव है। अब हम इस साइन सिस्टम का यूज कैसे करते हैं, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें कि हमने एक ये 3/3 का डिटरमिनेंट बनाया, 3 2 -1 7 4 -2 5 6 और 1, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। 3/3 के डिटरमिनेंट का आपको एक्सपांशन करना है। अब ये एक्सपांशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में किया, ठीक, अब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में मुझे इसका एक्सपांशन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो मुझे साइन सिस्टम याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, याद रहेगा, प्लस माइनस प्लस। हम कोफैक्टर की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट माइनर की बात करेंगे। तो हमने लिखा 3 एलिमेंट, राइट, अगर आप ध्यान दें यहां फिर से आ जाइए, तो एलिमेंट इंटू माइनर, एलिमेंट इंटू माइनर, एलिमेंट इंटू माइनर, बस साइन की बात हो रही है, प्लस माइनस प्लस। ये कैसे याद रख सकते हैं, तो डायगोनल वालों के लिए प्लस और नॉन डायगोनल के लिए माइनस। तो अब यहां पर हमने देखा कि भैया 3 तो डायगोनल में आ रहा है, तो इसके आगे मैंने प्लस लगाया है, इनटू में इसका लिखेंगे माइनर। अब ये माइनर कितना आएगा, तो इस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 - 2 6 1। अब ये क्या है, ये तो डायगोनल में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, माइनस साइन, -2 इंटू इसका माइनर लिखेंगे, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 7 - 2 5 1, 7 - 2 5 1, ठीक। और अगला एलिमेंट हमारा -1 है, ठीक है, यहां पे साइन किसका आएगा, प्लस का। एलिमेंट की खुद की वैल्यू कितनी है, तो ये -1 है, तो -1 के इनटू में इसका माइनर लिखेंगे, 7 4 5 6, 7 4 5 6। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं,
तो 3 इंटू, अब 2/2 का एक्सपांशन हम कर चुके हैं, 4 का 1 से करेंगे, 4 1 जा 4, बीच में माइनस साइन, 6 2 जा 12, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, -2 एज इट इज, 7 इंटू 1 7, ये माइनस साइन एज इट इज, 5 2 जा 10 तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइन एज इट इज, -1 के कारण ये नेगेटिव हो गया, तो -1 इंटू 7, 6 जा 42 एंड 5 4 जा 20। इसको आगे सॉल्व कर लो, 12 प्लस 4 16, 16 3 जा 48 माइनस 10 प्लस 7 7 7 17, 17 2 जा 34 और 42 माइनस 20 22, इन्हें आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 48 में से 34 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा 14, 14 में से आपको क्या माइनस करना है 22, या ऐसा कर लीजिए, ये हमारा 48 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 56, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 48 माइनस 56 दैट इज -8। तो ये आपका आंसर हो गया। और मजे की बात तो ये है कि आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन कीजिए, इसकी वैल्यू -8 ही मिलेगी। अच्छा, -8 ही आएगी। चलो करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करें, किसके रिस्पेक्ट में करें। चलो अब अपन एक काम करते हैं, सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू C2। C2 मतलब सेकंड कॉलम। अब सेकंड कॉलम पे आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको साइन याद रखना है। कैसे आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने C2 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपांशन कर देना है, तो साइन क्या लेंगे नेगेटिव। एलिमेंट की वैल्यू कितनी है देखो 2, इसका माइनर क्या आएगा, तो इसका माइनर आएगा 7 माइनस 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 7 माइनस 2 5 और क्या आएगा 1। ठीक, अब हम कॉलम का अगला एलिमेंट लेंगे, 2 के बाद क्या आएगा 4, इसका साइन कैसा लेंगे पॉजिटिव, तो 4 इंटू इट्स माइनर, 4 के इंटू में इसका माइनर लिखेंगे, 4 का माइनर क्या आएगा, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 माइनस 1 5 1, और कॉलम का आखिरी एलिमेंट क्या है 6, और इसका साइन क्या लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये डायगोनल में नहीं आ रहा, सो वी राइट -6 इंटू रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचा 3 माइनस 1 7 माइनस 2, ये हो गया, है ना, दिख नहीं रहा होगा, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू निकालेंगे, -2 7 1 जा 7 और 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और -6 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस माइनस +7 हो जाएगा। सो वी हैव -2 इंटू 17, 4 इंटू कितना हो गया 8, -6 इंटू 1, तो माइनस का 34 प्लस 32 और -6, सॉल्व कर लो, -34 -2 और -6 -8 आ गया। ठीक है, तो हमारे दोनों ही आंसर कैसे आ रहे हैं सेम। तो ध्यान रखें, किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपांशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी, ओ सॉरी सेम मिलेगी। अच्छा, एक बात और 0 बोला है तो वो बता दूं कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं और मान लीजिए कि मैंने पहली एलिमेंट के पहली रो के क्या ले लिए एलिमेंट ले लिए A11 A12 A13, और को फैक्टर मैंने यहां पर सेकेंड रो के लिख दिए C21 C22
C23, ठीक है, और इनको ऐड कर दिया। या मैंने सपोज करो पहली रो के एलिमेंट लिए हैं और कोफैक्टर मैंने थर्ड रो के लिख दिए, 31, 32 और 33, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी एक रो के एलिमेंट का किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से क्या कर दें, सम ऑफ प्रोडक्ट कर दें, तो वैल्यू 0 आती है। और कॉलम में भी यही होगा, अगर मैं पहले कॉलम के एलिमेंट ले लूं और दूसरे या तीसरे कॉलम के कोफैक्टर ले लूं तो ये वैल्यू भी 0 ही मिलेगी। आप करके देख लीजिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, आप एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज करके देखिएगा 4.1। और दूसरी बात, थोड़ा सा हम ऑर्डर चेंज करेंगे बेटा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अभी हम इसके बाद अगले लेक्चर में आज जो पढ़ा है इसी से जुड़ा हुआ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप 4.1 करके रखिए और देखिए 4.2 भी शायद आपसे बन जाएगी। बाकी की डिस्कशन हम आगे करेंगे। थैंक यू।